आज हम लोग आए हैं लाल किले, जो दिल्ली में है। ये टिकट खिड़की है, जहाँ पर टिकट लेने के लिए लाइन लगी हुई है लंबी लंबी। हालांकि ऑनलाइन टिकट की भी व्यवस्था है, लेकिन कुछ तकनीकी कारणों से QR कोड का जो मैनेजमेंट है, प्रबंधन है, वह आसान नहीं है और लोगों को पंक्तिबद्ध होना पड़ता है। यह लाल किले की बाउंड्री जो बाहर से ही बड़ी ऊंची दिखाई दे रही है। यह परकोटा और भारत की आन बान और शान, हमारा तिरंगा लहराता हुआ। बहुत ही अद्भुत। भारत में ऐसे ऐसे ऐतिहासिक स्थल हैं जहां जाकर के महसूस होता है कि निश्चित रूप से इन राजे महाराजाओं और बादशाहों में से कुछ ने बहुत ही अच्छा कार्य ऐतिहासिक इमारतों के निर्माण के तौर पर किया है, जो आज हम सब के लिए वह एक उपहार सदृश हैं। इन इमारतों से हम लोग उस समय के स्थापत्य कला, उस समय के कलाकारों की कलाकृतियों और बिना किसी तकनीकी यंत्रों के हस्त निर्मित, जब क्रेन आदि का ज़माना नहीं था, हाथियों और जानवरों और मनुष्यों की मदद से यह बड़े बड़े विशाल निर्माण उन राजाओं महाराजाओं बादशाहों द्वारा संपादित किए गए। सुरक्षा का भी ध्यान दिया गया। यह किले को सुरक्षा प्रदान करने के लिए किले के चारों तरफ गहरी खाई निर्मित की गई थी, जिसमें पानी भरा होता था और जलीय जानवर हुआ करते थे, मगरमच्छ आदि। फिर भी अगर दुश्मन ऊपर चढ़ने की किले में कोशिश करता था तो ऊपर से खौलता हुआ तेल या खौलता हुआ पानी डाल करके उनके चढ़ने के प्रयास को असफल कर दिया जाता था। सघन तलाशी अभियान के बाद में हम लोग ताजमहल लाल किले के अंदर प्रवेश करते हुए वार मेमोरियल संग्रहालय, ऐतिहासिक बावली, दीवाने आम, अनेकों स्थल अंदर हैं। ये तोपें मुगलकालीन, विशाल गेट को पार करते हुए हम लोग लाल किले के अंदर प्रवेश कर रहे हैं। इन्हीं सीढ़ियों से भारत के प्रधानमंत्री स्वतंत्रता दिवस के दिन भारत का आन मान और शान तिरंगे को फहरा करके देश के नाम संबोधन करते हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू से लेकर के आदरणीय नरेंद्र मोदी जी तक यह परंपरा निरंतर कायम है। यूनेस्को द्वारा लाल किले को विश्व धरोहर में शामिल कर लिया गया है।
उस समय का यह पहला बंद मार्केट कहलाएगा। अगर इसे हम लोग आज की भाषा में मॉल कहें तो अंथा नहीं होगा। इन सभी दुकानों को बहुत ही व्यवस्थित तरीके से शाहजहां द्वारा निर्मित कराया गया था। उस समय यहाँ पर सोने चांदी के निर्माता, दुकानदार, सुनार आदि और भी विभिन्न प्रकार की दुकानें हुआ करती थीं। यह उस समय चौराहे की भांति यूज किया जाता होगा। इन दो दरवाज़ों से भी लाल किले के अंदर एंट्री होती है, लेकिन नौबत खाना की तरफ जाने वाला यह मार्ग है। वहाँ से हम लोग बढ़ रहे हैं आगे। ये जो सामने एक अद्भुत नज़ारा दिख रहा वह है रंग महल। अब हम लोग बढ़ रहे हैं नौबत खाना की तरफ। अब हम लोग आ गए नौबत खाना। यहाँ विभिन्न अवसरों पर शहनाई आदि का वादन किया जाता था। नौबत खाना बहुत ही विशाल इमारत है। और ये जो शानदार इमारत सामने दिख रही है दौलत खाने से, यह है दीवाने आम।
निश्चित रूप से ये हरा भरा जो पार्क है, मुगल कालीन दौर में कुछ अलग ही छटा यहाँ बिखरती रही होगी। हालांकि इस किले को अंग्रेज़ों ने बहुत ही क्षति पहुंचाई है। बहुत से महल और बिल्डिंगें तोड़ करके अपने रहने के लिए उन्होंने कई आवास निर्मित किए हैं। दीवाने आम, जहाँ बादशाह आम जनता से मुखातिब होते थे, आम जनता की समस्याएं सुनते थे, आम जनता की समस्याओं का समाधान करके लोगों को तत्कालीन समय में न्याय प्रदान करते थे। निश्चित रूप से यह अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है और बहुत ही विशाल निर्माण है इसमें। लाल बलुआ पत्थर से निर्मित ये जो छिद्र हैं छत में, यह वेंटिलेशन के लिए हैं। इन छिद्रों से छत से ठंडी हवा पूरे हाल में आती थी, जिससे यहाँ बैठे हुए लोगों को गर्मी महसूस नहीं होती थी। यह बादशाह के बैठने का स्थान, हालांकि शीशा लगा देने की वजह से देखने में दिक्कत हो रही है। आज से 10 साल पहले यह पब्लिक के लिए ओपन था, तब ऐसा कोई भी इसमें पर्दा नहीं था। यह हाल के वर्षों में लगाया गया है। ऊपर बादशाह बैठते थे और नीचे प्रधानमंत्री। ये जो पत्थर का मेज है, इसमें प्रधानमंत्री बैठते थे और खड़े होकर के बादशाह को लोगों की समस्याएं लिख करके देते थे और बादशाह उनका समाधान प्रधानमंत्री के द्वारा। पर्दा प्रथा थी, इसलिए बगल की खिड़कियों से महारानियां भी दीवाने आम का कार्यवाही देखती थी। दीवाने आम के ठीक पीछे एक बड़ा बगीचा है। उस बगीचे के उस पार रंग महल है, जो अभी हम लोगों ने देखा। राजकीय आवासों में सबसे बड़े इस महल का प्रयोग मुगल काल में शाही हरम के रूप में होता था। शाहजहां के राज में इसे इम्तियाज महल के नाम से जाना जाता था। प्यालीदार मेहराबों से युक्त ये महल 6 कक्षों में विभाजित था। इस महल के उत्तरी और दक्षिणी भाग को शीश महल के नाम से जाना जाता था। शीश महल के दीवारों और छतों के ऊपर शीशे के छोटे छोटे सैकड़ों टुकड़े लगे हुए थे। शीश महल की दीवारों और छतों के ऊपर शीशे के छोटे छोटे सैकड़ों टुकड़े लगे हुए थे, जो इन पर पड़ने वाले प्रकाश को परावर्तित कर एक मनोहारी दृश्य प्रस्तुत करते थे। इस महल के बीच में एक जलधारा भी बहती थी, जिससे
नहरे बहिश्त यानी स्वर्ग की जलधारा कहते हैं, जो इस भवन को ठंडा रखने का कार्य भी करती थी। अंग्रेज़ों ने इस रंग महल को बहुत ही क्षति पहुंचाई है। रंग महल के बीच में एक तहखाना भी था। ठंडा होने के कारण गर्मी के दिनों में शाही स्त्रियां इस तहखाने में कुछ समय बिताया करती थीं। मुगल बादशाह रोज़ अपने फुर्सत के समय में रंग महल आया करते थे। मुगल काल में जानवरों के शिकार के अलावा हाथियों की लड़ाई भी शाही मनोरंजन का एक अहम साधन हुआ करती थी। रंग महल में बैठकर ही बादशाह महल के बाहरी वाले मैदान में होने वाली हाथियों की लड़ाई देखा करते थे। रंग महल और दीवाने आम के बीच वाले बगीचे में बने चबूतरे पर रोज़ शाम को कुछ संगीतकार कलाकार वाद्य यंत्र बजाया करते थे और सैकड़ों नर्तकियों एक साथ इस चबूतरे पर नृत्य किया करती थीं। बादशाह रंग महल की छत पर रखे सिंहासन पर बैठकर इस नृत्य का लुत्फ लिया करते थे। बड़ा शाही जीवन था मुगल शासकों का। कभी कभी तो सोचकर भी ईर्ष्या होने लगती है। रंग महल से अगली इमारत है लाल किले की सबसे भव्य इमारत, दीवाने खास। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट होता है कि दीवाने खास मुगल साम्राज्य का एक अहम हिस्सा हुआ करता था। इस इमारत की कार्यप्रणाली तो दीवाने आम की तरह ही थी, लेकिन यहाँ बादशाह अपने मंत्रियों और सिपाही सालारों के साथ बैठकें किया करते थे। आम लोगों के यहाँ आने पर पाबंदी थी। कुछ नियम यहाँ भी दीवाने आम की तरह ही थे, जिसके तहत बादशाह तो सभा में बैठते थे, लेकिन बाकी सभी लोग खड़े होकर सभा में भाग लेते थे। सम्राट यहाँ निजी बैठकें आयोजित करते थे और यहीं से बैठकर सारा राजपाट चलाते थे। दीवाने खास में बनी 5 मेहराबों का मतलब इस्लाम के 5 सिद्धांतों से है, जिसमें
अपने मजहब को घोषित करना, नमाज पढ़ना, दान देना, रोज़ा रखना और हज पर जाना शामिल है। इस इमारत की छत पर ऊपरी भाग गुंबद के आकार की 4 छतरियों से सजा हुआ है, जिन्हें हिंदू महलों से लिया गया है। दीवाने खास सभी मुगल संरचनाओं में सबसे भव्य और कीर्तिमय स्मारक थी। इसमें रेशम के पर्दे और छतरियां लटकी होती थीं। कुछ छतरियां तो इस इमारत के सामने भी फैली होती थीं। ये इस राजवंश के मूल रूप को दर्शाती थी। यहाँ एक चांदी की रेलिंग 2 अहातों को अलग करती थी। एक अहाता सबसे बड़े अधिकारियों के लिए होता था, जबकि दूसरे अहाते में कम ऊंचे रुतबे वाले लोग बैठते थे। यहाँ भी वाचकों के अलावा बाकी सभी लोग खड़े होते थे, जैसा कि दीवाने आम में होता था। दीवाने खास में कई दुखद घटनाएं हुई जिसने इतिहास बदल दिया। जैसे 1739 में ईरानी हमलावर नादिर शाह ने इस इमारत की छत से सारा सोना लूट लिया। वो दीवाने खास से मयूर सिंहासन, कोहिनूर हीरा और दीवाने आम में रखे बेशकीमती तख्ते ताउस को अपने साथ ले गया। सितंबर 1857 में लाल किले पर ब्रिटिश सैनिकों द्वारा कब्जा करने के 3 महीने बाद दिसंबर में ब्रिटिश वायसराय ने महारानी विक्टोरिया की तरफ से एक हुक्म जारी करके भारत को ब्रिटिश साम्राज्य की एक आधिकारिक कॉलोनी बना दिया, जिसे ज्वेल इन द क्राउन भी कहा जाता है। यह हमाम की बिल्डिंग है जो आजकल बंद है। बहुत ही विस्तृत निर्माण है। इसके बगल में मोती मस्जिद, जनवरी 1858 में आखिरी मुगल बादशाह है बहादुर शाह जफर पर ब्रिटिश सरकार से विद्रोह के आरोप में मुकदमा चलाने के लिए यहीं लाया गया था। बहादुर शाह जफर को उम्र की कैद की सज़ा दी गई थी। दीवाने खास के स्तंभों पर संगमरमर के साथ कीमती पत्थर भी लगे हुए थे। दीवारों पर की गई फूलों की शानदार सजावट हिंदू महलों से ली गई है, लेकिन फूलों के दोनों ओर उड़ते ड्रैगन फ्लेम से चीनी सभ्यता से लिए गए हैं। छत की सजावट में लगा सोना चांदी 18वीं सदी के मध्य में लूटा गया था। इस किले पर कब्जा करने के बाद अंग्रेज़ों ने इसे दीवाने खास और रंग महल को ऑफिसर मेस के तौर पर इस्तेमाल किया। उन्होंने इस इमारत की दीवारों पर पेंट भी किया, जिसे बाद में हटा दिया गया। अभी हाल ही में इस इमारत की छत को इसके वास्तविक रूप में दिखाने के लिए सुनहरे रंग से पेंट किया गया है। छत के एक हिस्से में किए गए इस पेंट से ही अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि जब सुनहरे रंग से इसकी रंगत होती ऐसी है, तो जब इस इमारत की छत पर असली सोना रहा होगा तो इसकी भव्यता क्या रहती होगी। नहरे बहिश्त यानी स्वर्ग की जलधारा कहते थे।
दीवाने खास के बगल में खिजरी गेट, वो सीढ़ियाँ हैं ये सामने जो निर्माणाधीन महल दिख रहा है, इसका नाम है जफर महल। यहाँ चारों तरफ पानी भरा रहता था और बादशाह गर्मी में से बचने के लिए यहाँ पर आराम फरमाया करते थे। लेकिन 1858 की क्रांति के बाद, 57 की क्रांति के बाद अंग्रेज सैनिक इस पूरे भवन को बाथटब के रूप में इस्तेमाल करने लगे और अंग्रेज सैनिक यहाँ पर नहाया करते थे। तत्पश्चात लॉर्ड कर्जन द्वारा इन सभी महलों का जीर्णोद्धार किया गया, बचाव किया गया, रख रखाव किया गया और काफ़ी हद तक जो अवशेष हैं वो हम सबके सामने हैं। यह है संग्रहालय।